बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन के साथ में एक छोटी सी दुविधा, आप कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉपी के अंदर लिखोगे तो उन्हें क्या करोगे, आप दूर दूर लिखोगे बिना किसी टेंशन। लास्ट में आपने लिखा कि इसे हम राउल का नियम कहते हैं। बायोलॉजी के अंदर पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, वैज्ञानिक का नाम, हाँ इसको तो हाईलाइट करना ही है बेटा। सपोज कीजिए कि भाई कल पापा ने कहा बेटा तेरे लिए लड़की देखने जाना है, क्या करोगे आप? सबसे पहले तो कपड़ों की खरीदारी करोगे, अपना फेशियल वेशियल कराओगे, अच्छे से डेंटिंग वेंटिंग करा करके, और फिर क्या करोगे, लड़की देखने के लिए जाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है सर कि हमें क्या है, अच्छा लगना है। ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये हम सबने सुन रखा है बेटा। ऐसा ही कुछ आपके एग्जाम की कॉपी के साथ में भी होता है। जब आप इतना अच्छा साल भर मेहनत करके आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप किस तरह से अपने आंसर्स को लिख करके आ रहे हैं, अपनी राइटिंग स्किल्स आप किस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं, ये बहुत बहुत बड़ा इंप्रेशन डालता है एग्जामिनर के ऊपर, जो आपकी कॉपी को क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई 5 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन है, हमने पूरा सिस्टमेटिक सारी चीजें क्या की है, सही लिखी है, लेकिन जो एग्जामिनर है ना, उसने सब कुछ चेक किया, उसको सब अच्छा लगा, लेकिन उसने दिए कितने, 4.5 मार्क्स दिए हैं। मतलब आधा नंबर उसने हमारा क्या कर लिया है, कट कर लिया। क्यों कट कर लिया? बस उसको थोड़ा अच्छा फील नहीं हुआ, इसलिए उसने नंबर काट लिया। सिर्फ कितना, आधा। क्यों अच्छा फील नहीं हुआ? क्योंकि हमारा प्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा नहीं था। लिखा तो सारी चीजें हैं लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा नहीं था, तो भाई साहब नंबर क्या हो गया, आधा कट गया। अब सपोज कीजिए कि अगर ऐसे आधे आधे नंबर करके 10 सवाल में भी अगर हमारे आधे आधे नंबर कट गए बेटा, तो हमारे कितने नंबर कट गए, 5 नंबर। और 5 नंबर मतलब क्लास 12th के हिसाब से 1% हमारा सिर्फ और सिर्फ किसके चक्कर में चला गया है, हमारे प्रेजेंटेशन के चक्कर में चला गया है। ठीक है, तो कुछ भी ऐसी हमारी गलती ना हो, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आज के इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, ताकि हमारा जो एक प्रेजेंटेशन है, हमारी कॉपी में लिखने का तरीका है, वो बेहतर से बेहतर हो जाए। ठीक है, अभी आपके प्री बोर्ड्स आने वाले होंगे, उन्हीं प्री बोर्ड्स एग्जाम में आपको ये तरीका क्या करना है, इंप्लीमेंटेशन पे लेकर के आना है, ताकि आपकी अच्छे से अच्छे क्या हो जाए बेटा, प्रैक्टिस हो जाए। यस, तो शुरुआत करते हैं हम हमारा आज का ये प्यारा सा सेशन आप लोगों के साथ में। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात बेटा, जब आप बोर्ड एग्जाम के अंदर पेपर देने जाएंगे, सबसे पहली चीज तो आप क्लास 10th में भी एक बार बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं और आपका ये सेकेंड बार बोर्ड एग्जाम देने का क्या है, एक्सपीरियंस है। लेकिन फिर भी जैसे क्लास 10th में नर्वसनेस थी, अभी भी क्या होगी, थोड़ी सी नर्वसनेस होगी, क्योंकि भाई क्लास 12th है। ठीक है, और इस समय पर हल्के से क्या हो, आप मेच्योर तो हो, ज्यादा मिस्टेक तो नहीं करोगे, लेकिन फिर भी भाई कोई कोई ऐसा बच्चा होता है जो क्या कर देता है, गलती कर देता है। जब पहला पेज बेटा आपको मिलता है ना, इस पहले पेज को बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको देख लेना है, अच्छे से निहार लेना है, जैसे कि पहली बार आप किसी को देख रहे हो। ठीक है, अब जब इस पहले पेज को आप देख लोगे तो इसके अंदर जितना भी फिलिंग करना है, आपको फिलअप करना है बेटा। ठीक है, मेरा सजेशन यही है, ब्लैक पेन से क्या कीजिएगा, फिलिंग इसमें कीजिएगा। रोल नंबर्स आपको लिखने हैं भाई, पहले तो न्यूमेरिकल्स में लिखने हैं, संख्यात्मक रूप से लिखने हैं, उसके बाद में शब्दों के रूप में लिखना है। हर एक चीज को बेटा अच्छे से फिलअप करना। ठीक है, कोई भी मिस्टेक यहाँ पे नहीं करना। पूरी कॉपी के पेज को पलटा करके देख लेना, कभी कभी बाई चांस कॉपी कहीं से फटी हुई रह जाती है, फटी हुई मिल जाती है, तो उसे क्या कर देना, रिप्लेस कर देना, जो वहां पर एग्जामिनर होगा उसे। ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। देन उसके बाद में आपको जब पेपर मिलता है तो अब आपका असली जो काम है वो क्या होता है, शुरू होता है कि भाई अब हम हमारे पेपर को लिखना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, पेपर को निहार लिया जी भर के, क्योंकि एग्जामिनर भी बोलता है कि 15 मिनट सिर्फ क्या करो, प्रश्न पत्र को देखो, उसको बस पढ़ो। ये पेपर हमारे पास में 24 का है, बायोलॉजी का पेपर है। इस पूरे बायोलॉजी के पेपर के हिसाब से ही हम समझेंगे कि हमें किस तरह से हमारे बोर्ड एग्जाम की कॉपी के अंदर लिख करके आना है। ओके देन, चलिए बहुत बढ़िया। फ्रंट पेज की जब फिलिंग हम कर लेते हैं बेटा, तो उसके बाद में हमारे पास में हमारा जो पेपर है वो हमारे सामने होता है, हाजिर होता है हमारे सामने। और यहां पर यदि आप देखोगे तो ऊपर तो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, कुछ नोट दे रखे हैं, लेकिन इन्हें पढ़ लिया पहले वाले पेपर के अंदर, उसके बाद में इनका कोई काम नहीं। जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ोगे, यहां पर आपको सबसे पहले देखने को मिलता है ये वाला कॉलम। क्या लिखा हुआ है, बहुविकल्पीय प्रश्न लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है। पेपर को शुरू करने से पहले आपके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है कि हमारा फ्रंट पेज हमने भर लिया, उसके बाद में अब हमारी जो एक्चुअल कॉपी के पेजेस हैं लाइनिंग वाले, वो क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। जनरली यूपी बोर्ड में अगर हम देखें तो ये लाइन खींची हुई आपको मिल सकती है। अगर नहीं मिल रही है बेटा, तो ये आपका परम कर्तव्य है, ठीक है, कि आप क्या करें, सारे की सारे पेजेस पर पहले तो एक
प्रकार से ये क्या कर ले, लाइन को खींच ले। और सारे पेज पर ये सेम साइज की होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले वाले पेज पे तो हमने आधा पेज इंक्लूड कर दिया और उसके दूसरे वाले पेज पे हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा वाला ही पेज इंक्लूड कर दिया। ऐसा नहीं करना है मेरे लाल, ठीक है ना। बातें समझ में इतनी आ रही। तो पहले तो क्या किया आपने, सारी के सारे पेजेस पे लाइन आपने खींच ली। अगर लाइन नहीं तो है तो देन बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में क्या करेंगे सर जी, हमारे पास में सबसे पहला हमारे पास में जो क्वेश्चन था, जो प्रश्न था, वो है हमारे पास में क्या, बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन के साथ में एक छोटी सी दुविधा है कि कभी कभी बीच में न्यूज भी आई है कि भाई हम जैसे क्लास 10th के लिए ओएमआर देते हैं, क्लास 12th के लिए भी अब क्या करेंगे, ओएमआर देना शुरू करेंगे। अगर इस साल ऐसा होता है तो देन उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो आपको बता दूंगा कि भाई हमें ओएमआर में क्या ध्यान रखना है। लेकिन अभी तो हम पुराना जो हमारा पैटर्न है उसी के ऊपर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहला जो आपका काम है वो यही है कि आप सबसे पहली हेडिंग यही डालेंगे, क्या बेटा, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो ब्लैक से आपने क्या कर दी है, हेडिंग डाल दी है बहुविकल्पीय प्रश्न की हेडिंग आपने डाल दी है। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया बात है। बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पास में हो गया। इसे क्या किया आपने, अंडरलाइन किया। दो अलग अलग लाइन से क्या किया, अंडरलाइन किया। अब अंडरलाइन किया मैंने तो क्या किया भाई साहब, हाथ से ही ऐसे खींच दी। लेकिन आपको यहां पर ध्यान रखना है कि हाथ से नहीं, प्रॉपर स्केल से आपको क्या करना है, इसको अंडरलाइन करना है। दूसरी जो स्पेशल बात है कि ये जो पूरा आप हेडिंग डाल रहे हो वो ना तो इधर के साइड डालना है ना ही इधर के साइड, सेंटर वाली पोजीशन में क्या होनी चाहिए, आपकी हेडिंग आना चाहिए। ना तो एकदम टॉप मोस्ट ये वाली जगह पे आनी चाहिए, ना ही एकदम बीच में आना चाहिए। ऊपर से एक लाइन या दो लाइन छोड़ करके और आप क्या कर सकते हैं बेटा, हेडिंग डाल सकते हैं। ये आपका बेस्ट तरीका रहेगा। ऊपर वाली जगह पे कभी भी कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि जब कॉपी चेक होती है तो यहां ऊपर पर क्या लिखे जाते हैं, मार्क्स लिखे जाते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ हम बात करें, अगली तरफ हम चलें। हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न को जब हमने देखा तो यहां पर लिखा हुआ था पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये हमसे लिखा हुआ था। तो अब क्या किया हमने, जैसे ही हमारा पहला प्रश्न हमने देखा, हमने लिख दिया यहां पे प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 1 का क्या है हमारे पास में उत्तर निकल करके आ रहा है। बहुत अच्छी बात। इसे भी क्या किया हमने, अंडरलाइन कर दिया। लेकिन ध्यान रखा क्योंकि ये डबल अपनी मेन हेडिंग थी तो ये साइड हेडिंग होगी, तो भाई इसको एक सिंगल लाइन से हमने क्या किया है, अंडरलाइन इसको हमने कर रखा। ब्लैक पेन से ही हमारी क्या चल रही है बेटा, कहानियां चल रही है। आगे की तरफ हम बढ़े। हमारे पास में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें देखने को मिला, भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं, ये हमें देखने को मिला। क्या करें, क्वेश्चन को उतारना है क्या नहीं, क्वेश्चन को नहीं उतारना है, ये देख लिया आपने। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क लिखा हुआ है। तो इसी क को अब यहां पर हमें क्या करना है, यूज करना है और हमने यहां पे लिख देना है उत्तर क। ठीक है। अब इसका जो भी आंसर आपको सही लग रहा हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो भी आपको सही लग रहा हो, आपके ऊपर है भाई साहब। भ्रूणपोष की कोशिकाओं के बारे में पूछा है इसने, जो भी आपको ऑप्शन सही लगे, पहला सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो भी आपको ऑप्शन सही लगे उस पर आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है। और कैसे टिक करेंगे, कैसे उसको लिखेंगे, तो जैसे यहां पे लिखा है आई लिखा हुआ है, फर्स्ट लिखा हुआ है, तो इसी को हमने क्या कर दिया, यहां पे लिख दिया, या फिर मैंने लिख दिया यहां पे क्या, सेकेंड। और यहां हमारे पास में लिखा हुआ था द्विगुणित, तो इसको मैंने लिख दिया है द्विगुणित। इंग्लिश वाले हैं तो वो क्या करेंगे, इंग्लिश वर्ड का यूज करेंगे। यहां पर लिखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्लियर। और यहां पे लिखेंगे क्या, आंसर का, या जो भी आपका लिखा हुआ होगा के या फिर ए अगर लिखा हुआ है तो उसका आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर है बेटा। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर हमारे पास में क्या है, ख। इसका उत्तर इस लाइन में हमने लिखा, तो इनके बीच में थोड़ा सा क्या करना है, गैप छोड़ना है। जब आप कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉपी के अंदर लिखोगे तो उन्हें क्या करोगे, आप दूर दूर लिखोगे बिना किसी टेंशन के। ठीक है, बीच बीच में क्या कर देना, लाइन को छोड़ देना। ख वाला हमने लिख दिया। इसका कोई सा भी आंसर आ गया हमारे पास में, हमने कहा भाई साहब थर्ड वाला हमारे पास में इसका आंसर निकल करके आ गया। आगे की तरफ चले। ठीक है, अब हमारे पास में नेक्स्ट हमारे पास में प्रश्न आया और उसका हमने क्या कर दिया, लिख दिया उत्तर
क ख और ग आ गया हमारे पास में, और इसका जो भी ऑप्शन हमारे पास में लग रहा था उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे आंसर के फॉर्म में लिख दिया। आंसर के फॉर्म में क्या कर दिया, लिख दिया। ये जो चीजें हमारी चल रही है, ये वाली जो चीजें चल रही है, ये हमारी ब्लैक पेन वाली होंगी, और इधर वाली जो हमारी चीजें होंगी ये कौन से पेन वाली होंगी, हमारे ब्लू पेन वाली चीजें होंगी। ठीक है, तो मैं भी सेम एज इट इज ब्लू पेन से ही क्या कर देता हूं, यहां पर चीजें लिख देता हूं। देख लो, ये है हमारे पास में, ये सेकेंड वाला उत्तर है बेटा, और इसमें जो भी लिखा हुआ था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसका मान लो कि ये हमारे पास में हो गया थर्ड वाला ऑप्शन, और उसका जो भी था वो हमने आंसर लिख दिया। यहाँ हो गया फोर्थ वाला, उसका जो भी आंसर था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, आगे की तरफ सर जी हम चले, और आगे की तरफ हम गए क ख ग, और उसके बाद में क्या आता है भाई साहब, क क ग, उसके बाद में दिया है क्या, घ हमारे पास में दिया हुआ है। जैसे ही घ वाले भैया के पास में हम चले, यहां पर इसका आंसर हमको नहीं बना। इसका आंसर नहीं बना तो अब क्या करें, इसकी जगह छोड़ दो। ठीक है, जब एग्जाम के अंदर पूरा पेपर सॉल्व कर लोगे, वापस पहले आ जाना, 10 मिनट जब एग्जाम खत्म होने को रहेंगे तब देख लेना कि यार अपना एक ऑब्जेक्टिव छूटा हुआ था, इसको अपन आंसर इसमें लिख दें जो भी हमें सही लग रहा है। ठीक है, तो यहां पे जगह को क्या कर दिया, आपने छोड़ दिया। इतनी चीजें हो गई। प्रश्न क्रमांक जो फर्स्ट था आपका, उसका उत्तर आपका क्या हो गया है बेटा, कंप्लीट हो गया। अब आपके पास में दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। ठीक है, ये प्रश्न तो आपका यहां पे खत्म हो गया। दो तीन चीजें अब आपको यहां पे क्या करना है, ध्यान रखना है। पहली चीज जो ध्यान रखने वाली बात है कि प्रश्न क्रमांक 1 जब खत्म हमारा हो रहा है तो कहीं ये प्रश्न क्रमांक 1 हमारा आधे से ज्यादा पेज यूज तो नहीं कर चुका है। अगर आधे से ज्यादा पेज यूज कर चुका है, आखिरी में बस इस पेज की 4 से 5 ही लाइन बची है, 4 से 5 ही लाइन बची है, तो अब हमें इस पेज को यूज नहीं करना है ना, अब हमें इस पेज को यूज नहीं करना है। यहां पे घ वाला हमारे पास में खत्म हुआ, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, 2 लाइन खींच दी। पूरी लंबी लाइन खींचने की कोई जरूरत नहीं है, बस शॉर्ट सी ही 2 लाइन हमने क्या कर दी, यहां पे स्केल से खींच दी। इसका मतलब ये जो पूरा प्रश्न है वो हमारा यहां पे खत्म हो गया। अरे मुझे तो स्केल की जरूरत भी नहीं, मैं तो डायरेक्ट खींच सकता हूं। ये देखो, तो यहां पे हमने क्या कर दी, 2 लाइन खींच दी बेटा। इससे हमारे पास में ये क्लियर हो गया कि हाँ, इस बच्चे का ये जो सवाल है वो यहाँ पे क्या हो गया है, खत्म हो चला है। इस बच्चे का ये सवाल यहाँ पे खत्म हो चला। इतना ही आपको काम करना है। ठीक है, नीचे 3 या 4 लाइन बची हो तो कोई भी नया प्रश्न आपको स्टार्ट नहीं करना है, आपको नेक्स्ट पेज से क्या करना है, स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज यहां पे लगा देते हैं, सर नेक्स्ट पेज पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, अच्छी बात है, नेक्स्ट पेज पे हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन कहीं एग्जामिनर ऐसा तो नहीं सोचेगा कि यहाँ पे इसने डबल लाइन खींच दी तो पेपर यहाँ खत्म हो गया, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख दें, पीटीओ कृपया पेपर जो पेज है उसको पलटें ना। ऐसा उल्टा सुल्टा कुछ भी लिखने की किसी भी पेज पे जरूरत नहीं है। एग्जामिनर बेटा जब भी कॉपी चेक करते हैं तो हमेशा पूरी कॉपी को क्या करते हैं, खंगाल लेते हैं कि कहीं भी इसने एक शब्द एक वर्ड तो नहीं लिखा है। ठीक है, ये उनका काम है, वो इस काम को बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो टेंशन ना लेना है। क्लियर, हर एक चीज हर एक पॉइंट मेरा आपको समझ में आ गया। अब पहला वाला हमारा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था वो तो खत्म हुआ। अब यहां पे हमारे पास में शुरू हुआ है क्या, अति लघुत्तरीय प्रश्न। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नीचे की 2-3 लाइन अगर बची हुई थी तो उन्हें हमें यूज में नहीं लेकर के आना है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा पेज है इसको क्या करेंगे, यूज में लेकर के आएंगे, और वहां पर अब हेडिंग डालेंगे क्या, अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो यहां पर अब हमने हेडिंग डाल दी है, क्या आ गई हमारे पास में, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे पास में आ चला है। बहुत बढ़िया बात है, अति लघुत्तरीय प्रश्न अब हमारे पास में आ चला है। इस अति लघुत्तरीय प्रश्न के लिए भी हमने क्या किया, अंडरलाइन कर दिया नीचे के साइड पर। ठीक है, डबल अंडरलाइन कर दिया इसको नीचे की साइड पर। और यहां से अब हमने देखा कि हमारे पास में पहला सवाल था क नंबर का कि फाइलेरिया रोग के रोग कारक का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। ठीक है, जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। कैसे लिखें अब जंतु वैज्ञानिक नाम, देखो अति लघुत्तरीय प्रश्न में सेकंड नंबर का उत्तर लिख रहे हैं, और सेकंड के अंदर भी आपको 2 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, एक तो है क वाला और एक ख वाला। तो प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर आपने लिखा, और उत्तर के साइड में आप क वाले का उत्तर लिख रहे हैं, तो यहां पे आपने लिख दिया है क्या, क आपने लिख दिया। क्यों, क्योंकि आप क वाले का क्या लिख रहे थे, उत्तर लिख रहे थे। ये वाली हमारे पास में कंडीशन आ गई। क्लियर है बेटा, क वाले का आप क्या लिख रहे हैं, उत्तर आप लिख रहे हैं। इसी तरह से आप धीरे धीरे क्या करेंगे, उत्तर लिखते हुए जाएंगे। क लिख दिया, ख लिख दिया,
ग लिख दिया। सर जी घ वाले का उत्तर हमें नहीं बना, अब क्या करें, बीच में जगह छोड़ दें। यहां पर मेरे दो अलग अलग सजेशन है आपको। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो उत्तर है इसका मुझे आंसर याद है, हल्का फुल्का याद है, इसको मैं बाद में लिखना चाह रहा हूं, और यदि आपको पता है कि इस उत्तर में ज्यादा से ज्यादा आपको 3 या 4 लाइन ही लिखना है, तो आप क्या कर देना बेटा कि उसकी लाइन को क्या कर देना, छोड़ देना, 3-4 लाइन छोड़ देना, ठीक है। लेकिन आपको ये लग रहा है कि नहीं, मुझे अंदाजा नहीं है कि 3 लाइन में आएगा, 4 में आएगा, मुझसे बनेगा भी या नहीं बनेगा मुझे अंदाजा नहीं है, तो अब आप उसको क्या कर देना, यहां पर मत लिखना, ठीक है। क लिख दिया, ख लिख दिया, ग लिख दिया, ड लिख दिया, घ वाले को क्या कर दिया, छोड़ दिया। लास्ट में अगर कभी आखिरी में अगर आपको याद आ गया, यदि आपको याद आ गया तो वहां पर डायरेक्ट आप हेडिंग डाल करके लिख देना, जहां पर भी आपको याद आ जाए वहां पर हेडिंग डाल करके लिख देना। सबसे लास्ट में जब पूरा पेपर खत्म हो जाए तब प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, और कौन सा वाला नहीं बना था आपको, घ वाला नहीं बना था, तो ये आपने लिख दिया, घ आपने लिख दिया है। क्या लिख दिया, घ आपने लिख दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर मुझे तो पता है कि यहां पर 4 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा और मैं इसको लास्ट में आसानी से लिख दूंगा, जब आपको पता है तो फिर आप डेफिनेटली बेटा 4 लाइन छोड़ कर देना और अगला वाला प्रश्न लिखना। लेकिन आपको अंदाजा नहीं है तो फिर उसको लास्ट में लिखना, हेडिंग डाल लेना, वही प्रश्न क्रमांक 2 का जो हमारे पास में घ वाला उत्तर है वो वाला। क्लियर है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। बेसिकली अगर देखा जाए तो पूरे हमारे पेपर के अंदर यही आपका क्या निकल करके आता है, तरीका निकल करके आता है। सारे सवाल इसी तरह से आपको लिखने रहेंगे, ठीक है। अब बेटा यहां पर स्पेशल बात ये शुरू होती है कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें आपको क्या करना है, अच्छे से लिखना है। हर एक ऐसी चीजें होती हैं जिसे आपको क्या करना है, अच्छे से लिखना है, वहां पर एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है, वो मैं आपको बता देने वाला हूं, ठीक है। सिर्फ बायोलॉजी की बात नहीं कर रहे, हम सभी सब्जेक्ट की हम बात करें। जैसे सबसे पहले मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं, ठीक है, केमिस्ट्री की मैं बात करता हूं, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर बेटा जो आपको इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है, जैसे कहीं पर यदि किसी साइंटिस्ट का नाम आया है, वैज्ञानिक नाम आया है, तो यदि वैज्ञानिक नाम आया तो उस वैज्ञानिक नाम को आप क्या करोगे, हाईलाइट कर दोगे बेटा, ठीक है। या तो फिर उसने क्या की बेटा, डेफिनेशन पूछी, क्या पूछा उसने, डेफिनेशन पूछा। डेफिनेशन में हमसे पूछा कि भैया राउल का नियम क्या है बताइए, आपने पूरी डेफिनेशन लिखी, लास्ट में आपने लिखा कि इसे हम राउल का नियम कहते हैं। तो आपने जो लिखा ना राउल का नियम, वो जो शब्द है वो आपके प्रश्न से मिलता जुलता शब्द है, तो उसे भी क्या कर देना, हाईलाइट कर देना, ये इंपॉर्टेंट काम है आपका, ठीक है। वैज्ञानिक नाम को क्या करोगे, आप हाईलाइट करोगे, पहली चीज। दूसरी बात, जो भी परिभाषा का शब्द आ रहा है उसको क्या करोगे, आप हाईलाइट करोगे। फॉर्मूला यदि कोई आ रहा है, कोई सूत्र अगर आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मोलरता का सूत्र आया, जैसे नॉर्मलता का आया, तो भाई जो भी फॉर्मूला बना उसको ब्लैक पेन से इस तरह से डब्बे में क्या किया, आपको बंद करना जरूरी है। ये हर सब्जेक्ट के अंदर एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको डालने हैं, इससे एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। क्लियर। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे मोलरता का आप जब आप सूत्र लिख रहे हो बेटा, तो यहां पे कोई भी चीज आ रही है, जैसे कि यहां पे कैपिटल एम आया, तो इस सिंबल का मतलब क्या है, उस सिंबल का मतलब भी आपको क्या कर देना, इधर साइड में शॉर्ट फॉर्म में लिख देना। जैसे एन ए आ गया हमारे पास में, जैसे पी नॉट ए हमारे पास में आ गया, ठीक है। जैसे मैंने कहा भाई एक्स ए आ गया हमारे पास, ये सारी टर्मिनोलॉजी आप केमिस्ट्री में यूज करते हो, तो अगर किसी फॉर्मूले में ये टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है तो उनका मीनिंग क्या है वो भी आपको क्या कर देना है, साइड में लिख देना है, उसको साइड में लिख देना है। ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। क्लियर है। और क्या करना है इसके अलावा केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रासायनिक समीकरण आते हैं बेटा, रासायनिक क्या आते हैं, समीकरण आपके आते हैं, ठीक है। अलग अलग रासायनिक समीकरण आपके आ गए। जैसे मैंने लिखा कि भाई यहां पर था हमारे पास में CH3 CH2, यहां पे है हमारे पास में X, यहां पे मैंने लिख दिया भाई NaI हमारे पास में हो गया। अब जो भी आप इनका नाम लिख रहे हो यहां पर, ठीक है, इसका जो भी आप नाम लिख रहे हो XYZ, मैं नहीं ले रहा हूं, ठीक है, केमिस्ट्री का मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो इसका जब आप नाम लिखोगे तो यहां पे आप क्या कर सकते हो बेटा, आराम से नाम इसका लिख सकते हो। जैसे ये क्या है हमारा एल्किल हैलाइड है, ये क्या है हमारे पास में एल्किल हैलाइड है, तो इसका हमने यहां पर क्या कर दिया है, लिख दिया नाम एल्किल हैलाइड। कौन सा एल्किल हैलाइड है, जो भी हेलोजन होगा, जैसे यहां पे क्लोराइड हो गया तो भाई 2 कार्बन थे, मेथिल एथिल, तो एथिल क्लोराइड हमारे पास में, उसका हमने नाम लिख दिया।
नीचे नाम लिखना मस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या था, तो ये सोडियम हमारे पास में आयोडाइड था, तो इसका नाम हमने लिख दिया है क्या, सोडियम आयोडाइड हमारे पास में हो गया, आयोडाइड हमारे पास में हो गया। जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी उन रासायनिक अभिक्रियाओं के नीचे उनका नाम लिख करके आना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस वाली रिएक्शन को अगर आप ब्लू पेन से लिख रहे हो तो ये उसके नीचे के नाम जो है वो किससे लिख करके आना, ब्लैक पेन से लिख करके आना, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्लियर है, कहानी समझ में आ गई। केमिस्ट्री के अंदर यही मेन पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। कोई अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए मेरे लाल, कोई अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो बेटा डिफरेंस को लिखने का बड़ा ही अच्छा एक तरीका जरा ध्यान रखना, ठीक है। कहीं से भी हर कहीं से शुरू मत कर देना डिफरेंस। डिफरेंस के लिए अपना एक फिक्स क्या बना लेना, एक टेबल बना लेना। यदि टेबल के फॉर्म में अगर आपने डिफरेंस पढ़ रखा है तो एक फिक्स क्या कर लेना, टेबल। ना तो इस पूरे पेज को इधर से इधर यूज करना, ना ही एकदम छोटा सा टेबल बनाना। प्रॉपर सिस्टमेटिक एक क्या करना है, आपको टेबल बनाना है और विथ स्केल के यूज से आपको क्या करना है, टेबल को बनाना है। डिफरेंस तो आती ही है और इस तरह से आपको क्या करना है, डिफरेंस को लिख करके आना है, ठीक है। ध्यान रखना, टेढ़ा मेढ़ा एड़ा बेड़ा फेड़ा कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। जैसे यहां पर आपने लिख दिया है क्या, ये हो गया आपका आदर्श विलयन, ये हो गया है आपका आदर्श विलयन, और ये हो गया हमारे पास में अनादर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन और अनआइडियल सॉल्यूशन हमारे पास में हो गया। दो अलग अलग चीजें हो गई, तो इसमें क्या कर दिया आपने, डिफरेंस लिख दिया। क्लियर, कहानी समझ में आ गई। केमिस्ट्री के जो अलग अलग मैंने पॉइंट्स आपको बताएं वो ध्यान रहेंगे, ठीक है। बायोलॉजी की अब हम बात करते हैं। बायोलॉजी के अंदर पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, वैज्ञानिक का नाम। हाँ, इसको तो हाईलाइट करना ही है बेटा, ठीक है, वैज्ञानिक का नाम हाईलाइट करना है। वैसे तो कहीं पर सन आता नहीं है, लेकिन अगर सन आपने याद कर रखा है तो उसे भी क्या कर देना है, हाईलाइट कर देना है, मतलब ब्लैक पेन से लिखना है। और इसके अलावा आपको क्या कर देना है, जो आपके बेटा चित्र होते हैं, डायग्राम होते हैं, चित्र या डायग्राम की अगर हम बात करें ना, इसके लिए कुछ बड़ी स्पेशल बात ध्यान रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपसे पूछ लिया गया है, आपसे एक डायग्राम पूछ लिया गया है, किसका, फ्लावर का डायग्राम पूछ लिया। अब फ्लावर का जब डायग्राम पूछ लिया तो जिस भी प्रश्न में पूछा हो फ्लावर का डायग्राम, ठीक है, मैंने यहां पे लिख दिया भैया प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। मान लो प्रश्न क्रमांक 6 में आपसे किसका डायग्राम पूछा है, फ्लावर का डायग्राम पूछा है। तो फ्लावर का जब आप पूरा डायग्राम बनाओगे बेटा तो नीचे यहां पे लिख देना कि ये किसका डायग्राम है, प्रारूपिक पुष्प का चित्र है, प्रारूपिक पुष्प का चित्र। ये कंपलसरी है, जो चित्र आपने बनाया उसका नाम नीचे लिखना जरूरी है। चित्र में एक चीज जो ध्यान रखनी है कि जो भी आप उसमें लेबलिंग कर रहे हो तो सारी जो लाइंस है आपकी इस तरह से चलनी चाहिए, ठीक है, सिस्टमेटिक लाइंस चलनी चाहिए। ऐसा नहीं करना कि एक लाइन तो इधर से आ रही है, एक लाइन इधर से आ रही, कि इधर है बादल, इधर लिखा है दल, इधर लिख दिया है आपने पुंकेसर। ऐसा नहीं करना है। सिस्टमेटिक सीक्वेंस में आपकी क्या चलना चाहिए, लाइंस चलना चाहिए। अगर लगेगा तो डायग्राम के लिए मैं अलग से एक वीडियो आपको दे दूंगा, ठीक है। बीच में डायग्राम बना रखा है, उनकी लेवलिंग क्या कर रखी है आपने, आइट साइड में कर रखी है। इससे क्या होगा, एकदम प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर सा आपको दिखाई देगा, प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर सा क्या होगा, दिखाई देगा ये वाली सिचुएशन में, ठीक है। क्लियर है, तो आइट साइड में आपको क्या कर लेना है, लेवलिंग कर लेना है। बोलो क्लियर है बेटा, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो बायोलॉजी के अंदर वैज्ञानिक का नाम, सन का नाम और चित्र में क्या करना है, चीजों को ध्यान रखना। चित्र हमेशा पेंसिल से ही बनाना, ठीक है। ऐसा सवाल मत पूछना कि सर पेन से बनाए, कि पेंसिल से ही बनाना है, ठीक है, पेंसिल से ही बनाना। और जब डायग्राम बनाओ तो पहले डायग्राम को हल्के हल्के हाथों से पेंसिल से बनाना, ठीक है। एकदम डार्क पेंसिल चला दोगे, कहीं गलत हो गया तो फिर वो मिटता नहीं है। तो पहले हल्के हाथों से क्या करना, डायग्राम बनाना, फिर उसको क्या करना, डार्क कर देना। ये बायोलॉजी की हमारे पास में क्या थी, चीजें थी, ठीक है। फिजिक्स की अब हम बात करते हैं। फिजिक्स के लिए हम आ जाते हैं, सुनना, सेम एज इट इज साइंटिफिक कोई नाम आ गया है बेटा तो उसको क्या करना, ब्लैक पेन से हाइड करना, ठीक है। कोई स्पेशल सा शब्द आ गया कि भैया बायो सावर्ट का नियम लिखिए, तो बायो सावर्ट का पूरा नियम लिखा, यही बायो सावर्ट का नियम है, तो बायो सावर्ट हाईलाइट करके लिख देना है ब्लैक पेन से। क्लियर हो गया। दूसरी चीज, अगर कोई फॉर्मूला है, सूत्र अगर है तो उसको डब्बे में बांध देना है, जैसा आपने केमिस्ट्री में किया था। सेम एज इट इज, जैसा केमिस्ट्री में आपके अलग अलग सिंबल्स यूज हुए हैं, वैसे ही अगर फिजिक्स में कोई सिंबल यूज हुए हैं तो उन सिंबल्स का क्या करना है बेटा, आपको अलग अलग
मीनिंग जो भी निकल करके आता है वो क्या करना है, आपको लिख करके आना है फिजिक्स के अंदर। क्लियर। दूसरी चीज, यहां पे अगर मान लो कोई आपको समीकरण लिखना है कि भाई समीकरण एक, तो ये लिखा आपने समीकरण एक, तो ये जो लाइन आप खींचते हो ना, इसको, ये जो समीकरण कोई सा भी आप बना करके लिख रहे हो, उसे भी क्या करना है, हाईलाइटेड करना है, ब्लैक पेन से करना है। साल भर पढ़ाई किए, मेरी भावनाएं, मेरी फीलिंग्स आप तक पहुंच रही होगी कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, किसे हाईलाइट करना है, यस या नो। क्लियर हो गया। चलो भाई, अगली कंडीशन, हिंदी और इंग्लिश की अगर हम बात करें, ये बड़े ही प्यारे, बहुत ही दुलारे से सब्जेक्ट है, इन्हें आप कभी हाथ नहीं लगाते हो, कभी पढ़ते नहीं हो, लेकिन बेटा ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें आपको ध्यान रखना है कि भाई जैसे मान लो कोई निबंध आया, वो निबंध की कोई हेडिंग डालनी है, तो ऊपर आपने क्या किया, उसको एकदम मेन हेडिंग के फॉर्म में उसको क्या किया है, लिखा है। ओवरऑल मेरा कहने का एक छोटा सा मीनिंग यही है कि जहां भी आपको लग रहा है कि ये अच्छा पॉइंट है, तो उसे क्या करना, ब्लैक पेन से लिखना। और ऐसा भी मत करना कि सब कुछ ही हाईलाइट कर दिया, ठीक है, कुछ नॉर्मल पता ही नहीं चल रहा। एक पेज में ज्यादा से ज्यादा 4-5 चीजें क्या होनी चाहिए, हाईलाइटेड होनी चाहिए। एक पेज में 4-5 चीजें हाईलाइटेड होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है। क्लियर हो गया। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप सो कि सारी चीजें आपको पसंद आई होगी, और जो पूरा की पूरा सेशन है वो आप लोगों के लिए क्या रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। सेशन जैसा भी आपको लगा हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आ रही होगी तो भी उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर कभी आप लोगों के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।